से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना, गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। आजादी गुनाह है बताया गया था, आजादी गुनाह है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना में। मैं हूं शहला निगार और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। रविंद्र, ये तमाम वो नारे थे जिन्हें हम सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, और इन नारों को, इन वीर गाथाओं को आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में वही जोश और वही वलवला फिर से पैदा हो जाता है। प्रसार भारती सेंट्रल आर्काइव्स के जरिए हमने इन्हीं लम्हों को समेटने की कोशिश की है। जी हाँ, सदियों को लम्हों में समेटा तो नहीं जा सकता, लेकिन रविंद्र, एक जायजा लेने की हम लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइव्स के जरिए। बिल्कुल, 1857 की क्रांति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो क्रांति थी जिसने फिरंगियों को यह एहसास करा दिया था कि मेहमान नवाजी करने वाले भारतीय अगर अपनी पर उतर आए तो दुश्मनों के भी जनाजे निकाल सकते हैं। और इस क्रांति की लड़ाई में असंख्य भारतीयों ने अपना बलिदान दिया था। रविंद्र, तमाम भारतीय जो थे अपने घर बार, अपनी सुख संपत्ति सब कुछ छोड़ के क्रांति की इस लड़ाई में कूद पड़े थे। बिल्कुल, ये वही क्रांति है जिससे पूरे देश में फिरंगियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी थी। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। रविंद्र, आज भी जब हम इंटरनेट पर या फिर किताबों में पढ़ते हैं आज़ादी के बारे में, तो हमें क्रांति की उस लड़ाई के बारे में पता चलता है, उन वीर सपूतों की, उन जवानों की कुर्बानियों के बारे में हमको पता चलता है। लेकिन शैला, एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइव्स जब उन तस्वीरों को आपके सामने रखता है तो एक बार फिर से वो लम्हे जहन में ताज़ा हो जाते हैं, और इसीलिए 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ लम्हे आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उन लम्हों को। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जमीन पे कदम रखा था तो उसके पास जरा भी जमीन नहीं थी। व्यापारी बनकर आने वाले ब्रिटिश लुटेरों ने 250 बरस के अरसे में अपनी जड़ें मजबूती से भारत में जमा ली थीं और सियासत की शतरंज पर राजो रजवाड़ों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वहीं लाल किले में जिंदगी के आखिरी समय गुजारता हुआ मुगल बादशाह, शहंशाह हिंद कहे जाने वाले 82 साल के बूढ़े का राज एक छोटी सी पट्टी तक सीमित रह गया था। जबकि दिल्ली से 40-50 मील दूर मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई नई बंदूकों ने हलचल पैदा कर दी थी। दूसरी ओर मेरठ से लगभग 300 मील के फासले पर नए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी के महाराज गंगाधर राव की 23 साल की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बेटे को राजगद्दी सौंपने से इनकार कर झांसी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराने का फैसला कर लिया था, पर रानी को ये कतई मंजूर नहीं था।
यही वो समय था जिनमें 9 से 11 मई के बीच होने वाली घटनाओं ने दिल्ली के 82 साल के बूढ़े बादशाह, झांसी की विधवा रानी और मेरठ के नाराज सिपाहियों की जिंदगियों को रस्सी के रेशों की तरह बांट दिया। भारतीयों का गुस्सा और नफरत एक धमाके के साथ फूट पड़ा। अंग्रेजों ने इस धमाके को गदर कहा, जबकि भारतीयों ने आजादी की लड़ाई बताया। बारूद की चिंगारी तो 29 मार्च को ही पड़ गई थी। बैरकपुर की अंग्रेज छावनी के नौजवान सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस शहादत ने फिरंगी सेना के भारतीय सिपाहियों के सोए हुए जज्बे को जैसे ठोकर मारकर जगा दिया। विद्रोह की लहर बैरकपुर से मेरठ होते हुए दिल्ली के लाल किले तक जा पहुंची और कुछ ही दिनों में बगावत की लपटें बंगाल से लेकर राजस्थान और पंजाब से लेकर नर्मदा तक फैल गईं, जिससे विदेशी हुक्मरानों की चूलें चरमरा उठीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आजादी की लड़ाई में महिलाओं की शिरकत का एक प्रतीक बन गई। आजादी का ये जोश बेरहमी से कुचला गया। गांव के गांव जला दिए गए और अनगिनत लोग सरेआम फांसी पे लटका दिए गए। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां वो बदनसीब बादशाह दुनिया से रुखसत हो गया। 1 साल बाद भारत के राजकाज को ब्रिटेन की राजशाही के हवाले करके ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया मल्लिकाए हिंदुस्तान बन गई। साम्राज्यवादी सत्ता ने अब अपने शिकंजे को मजबूत करने की योजना बनाई, मगर 1857 के धमाके से अंग्रेजी राज में जो दरारें पड़ गई थी, वो पलस्तर के नीचे बरकरार रहीं। अब भारतीयों ने एकता के धागे को पहचानना शुरू किया था, क्योंकि आजादी के झरोके उनके सामने खुलने लगे थे। पराधीनता से टकराने के लिए एक ठोस जमीन तैयार करने की कोशिश में अनेकों कवि, कलाकार, आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों और विवेकानंद जैसे विचारकों को जन्म दिया, जो कि राजनीति में भी दिखाई देना ही था। वतन परस्त भारतीयों के एक तबके ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी, जो कि जल्द ही आजादी के जन आंदोलन का एक मजबूत दस्ता बनने वाला था। इस बीच फिरंगियों ने बांटो और राज करो का खालिश अंग्रेजी फार्मूला अपनाना चालू किया। 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का फरमान जारी किया। देश भर में स्वदेशी के नारे गूंज उठे। कमान अब उत्साही गरम पंथियों के हाथ में आ गई। इनमें भी सबसे तीखी और बुलंद आवाज थी बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी को फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई का मंच बनाया। तिलक को देश निकाला देकर मांडले भेज दिया गया। 1916 के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सारे देश में एक अलग तरह की फिजा बन गई थी। बस इंतजार था एक नायक का। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे।
और देखते ही देखते गांधी जी ने आजादी की लड़ाई का रंग रूप बदल कर रख दिया। नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत से लड़ाई के लिए उन्होंने अहिंसा का इस्तेमाल किया। वो बिल्कुल अनोखा था और उनका मूल मंत्र था। सत्याग्रह और अहिंसा के साथ जल्द ही कुछ और चीजें आ जुड़ी। दलित उद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता, आत्मनिर्भरता और महिलाओं का उत्थान। अमृतसर का जालियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन और दोपहर का वक्त। और अंग्रेज फौज के जनरल डायर ने बाग को घेर लिया। और निहत्ती भीड़ पर तब तक गोलियां चलाने का हुक्म दिया जब तक गोलियां खत्म नहीं। इस कत्लेआम में बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं समेत लगभग 1000 लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और रविंद्र इस नारे के बाद जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा था, तमाम नौजवान, तमाम लोग जो हैं वो क्रांति की इस जंग में कूद पड़े थे। बिल्कुल शहरा, और फिरंगियों के माथे पर शिकन आ गई थी कि आखिर इस आंदोलन को कैसे रोका जाए। आपको बता दें कि 1857 के बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ। उन्नीस 1919 में 2 काले कानून भी पास किए गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के प्रवेश और नेतृत्व संभालने के साथ ही आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया था और यह संघर्ष अहिंसा के सिद्धांत पर शुरू हुआ था। सन 1920 में असहयोग आंदोलन इसका सबसे पहला मजबूत कदम था और फिर यह अहिंसक संघर्ष 22 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन 1942 के आते आते ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय नेताओं का विश्वास टूट गया और उन्हें लगने लगा कि आजादी के सारे आश्वासन केवल एक धोखा है। वहीं दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान के शामिल हो जाने से ब्रिटेन की हालत बिगड़ने लगी। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में 85,000 ब्रिटिश सैनिकों ने जापानी सैनिकों के सामने हथियार डाल दिए।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जापान के साथ ब्रिटेन के विशाल भारतीय साम्राज्य का द्वार खटखटाने लगी। आखिर ब्रिटेन के उस समय के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए भारत भेजा। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत पहुंचे और उन्होंने 20 दिनों तक भारतीय नेताओं से बातचीत की, लेकिन उनके प्रस्ताव को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स के प्रस्ताव ऐसे बैंक के पोस्ट डेटेड चेक हैं जो जल्दी ही दिवालिया होने जा रहा है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से यह हुआ कि ब्रिटिशर और भारतीय नेताओं के बीच मतभेद और बढ़ गए। पूरे देश में असंतोष छा। अप्रैल 1942 में देश की यह परिस्थिति देखकर महात्मा गांधी के विचारों में भी उग्रता आने लगी और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत से ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के वायदों से अब उनका विश्वास उठ चुका था। वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासकों को तुरंत भारत से चले जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी की यह उग्रता देखकर कुछ लोगों ने उन्हें शांत रहने की सलाह भी दी, लेकिन गांधी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि यदि मैं इस समय चुप बैठा रहा तो मुझे अपने अंदर की आवाज को दबा देना होगा, जबकि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे अकेले ही इनसे लोहा लेना होगा। महात्मा गांधी की इस खुली चुनौती को सुनकर सारा विश्व आश्चर्यचकित रह गया। 7 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस महासमिति की बैठक आयोजित हुई। भारत छोड़ो प्रस्ताव पर काफी लंबी बहस हुई। आखिर 8 अगस्त 1942 को महासमिति ने 2 वाक्य का प्रस्ताव भारत छोड़ो भारी बहुमत से पास कर दिए। इस प्रस्ताव का पास होना ही भारत छोड़ो का श्री गणेश होना था। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने अगले ही दिन आजादी का महामंत्र फूंक दिया था। गांधी जी ने कहा था कि अगर आजादी मिल सके तो मैं तुरंत इसी समय सुबह होने से पहले आजादी चाहता हूं। मैं पूर्ण स्वतंत्रता को छोड़कर इससे कम किसी और चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। यहां पर मैं तुम्हें एक छोटा सा मंत्र देना चाहता हूं। तुम इसे अपने हृदय में बैठा लो ताकि तुम्हारी हर सांस इसकी अभिव्यक्ति करे। वो मंत्र है, करो या मरो। या तो वो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। हम अपनी गुलामी के स्थायित्व का जीवन देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। गांधी जी का यह मंत्र सारे देश में बिजली की गति से भी ज्यादा तेज फैल गया, लेकिन उधर ब्रिटिश सरकार भी तैयार थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की रात को गांधी जी सहित समस्त बड़े नेता बंदी बना लिए गए। 9 अगस्त की सुबह से पहले देश भर में सभी स्थानों पर मौजूद प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां महल पूना में कैद करके रखा गया और बाकी नेताओं को अहमदनगर किले की जेल में। आंदोलन के अग्रणी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद फिरंगी सरकार को यह लगने लगा कि आंदोलन की आग अब ठंडी पड़ जाएगी। वहीं दूसरी पंक्ति के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ग्वालियर टैंक मैदान में आखिर झंडा फहराएगा कौन। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिरंगियों की सभी चालों को मात देते हुए ग्वालियर टैंक मैदान में एक वीरांगना ने झंडा फहराया और इस वीरांगना का नाम था अरुणा आसफ अली।
उस दिन क्या हुआ, कैसा माहौल था, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ये काम उनका ही होता है जो प्रेसिडेंट, तो वो चले गए जेल में पढ़ के ले गए वो अहमदनगर ले गए। क्योंकि हाँ उस सुबह क्योंकि अहमदनगर की जेल में जिस गाड़ी से ले जा रहे थे वो असद साहब को भी ले गए, उसमें मैं भी उसमें टैक्सी में बैठ गई देखने के लिए कि कहाँ जाते हैं। तो स्टेशन पर विक्टोरिया क्रॉस टर्मिनस बॉम्बे में, वहाँ पर सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सुबह के वक्त। तो मैंने देखा कि वो ट्रेन खड़ी हुई है और मैं जाके उन्होंने आज़ाद के खिड़की के पास बैठ गई, खड़ी हो गई, और मैंने कहा कि बस यही कहा कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। तो हमने उसका जवाब में ये कहा कि चलो झंडा फैलाने के हमें, मुझे कोई नहीं पहचाना था, तो कोई जानते थे, समझते थे कोई नीली हारी की स्टूडेंट है, ये कुछ किया है, तो इसलिए वहाँ चली गए। वहाँ झंडा हम तैयार ही थे पुलिस डिस्पर्सल के लिए, प्लीज डिस्पर्स। तो हमने उस वक्त कहा कि नहीं, सभी अंग्रेज थे, वो डिस्पर्स अनफर्ड द फ्लैग, एंड द मोमेंट वी अनफर्ड टीयर गैस चली था। नौ अगस्त की दोपहर 1:30 बजे प्रमुख नेताओं को लेकर रेलगाड़ी बंबई से अहमदनगर पहुंची। स्टेशन पर सन्नाटा था। सभी गिरफ्तार नेताओं को ब्रिटिश सेना के अधिकारी अहमदनगर किले में ले गए थे और उन्हें वहां नजरबंद कर दिया। इस कारागार में सरदार पटेल, आजाद, आसिफ अली, सैयद महमूद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर गौश, शंकर देव, डॉक्टर सीतारमैया, कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर मेहताब कैद में रखे गए। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी जगह लिखी। प्रखर क्रांतिकारी पटवर्धन बंधुओं के गृहनगर के नागरिक भी खामोश नहीं थे। छात्रों, युवकों और किसानों ने जुलूस निकाले। आंदोलन को संगठित रूप से चलाने के लिए गुरिल्ला दल की स्थापना की गई। पुलिस ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुख्य रूप से निशाना बनाया। सोसाइटी स्कूल के छात्रों द्वारा झंडा फहराने की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्कूल इमारत के उस भाग को ग्रीस लगाकर चिकना बना दिया जहां झंडा फहराने की संभावना थी। पटवर्धन भाइयों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सार्थक गति दी थी। क्रांतिकारी और 9 अगस्त जैसे अखबार निकालकर ब्रिटिश राज के अंधेरे में चेतना की ज्योति जलाए रखी। आजादी की लड़ाई अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ चली थी। एक छोटे से नारे से गांधी जी ने समूचे देश की भावनाओं को प्रकट कर दिया। नारा था भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। गांधी जी ने अब अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष छेड़ने का फैसला किया। आजादी की बातों को, आजादी के गीतों को जब भी हम सुनते हैं रविंद्र, तो इन शब्दों में कुछ ऐसी बात है कि हमारा जो है जज्बा फिर से एक बार देश के लिए कुछ कर गुजरने का कर बैठता है। युवा पूरे जोशो खरोश से भर जाते हैं। क्या सोचते हैं आज के युवा, देखते हैं।
मन में अच्छा लगता है कि ना हमारी डेमोक्रेसी और हो रही है, अच्छी हो रही है, कि हमारे लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दिया अपने आप को। प्राउड होता है कि अपने देश के आदमी है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि मैं एक डेमोक्रेसी में रह रही हूँ। मेरे चैप्टर्स भी आते हैं, एग्ज़ाम भी दिए, एसएसटी में फुल मार्क्स भी लाई हूँ मैं अभी, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइव्स का हमारा ये खास कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है doordarshanarchives@gmail.com। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ddarchives। हमारा ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/dd_archives। हमारा यूट्यूब एड्रेस है www.youtube.com/c/ddarchive। हमारा इंस्टाग्राम एड्रेस है www.instagram.com/ddarchivesindia। फसाना शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। दूरदर्शन अभिलेखागार की एक्सक्लूसिव डीवीडीज और सीडीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एड्रेस है www.prasarbhartiarchives.co.in। यही नहीं, आप इसे अमेज़न की वेबसाइट www.amazon.in से भी खरीद सकते हैं। ये डीवीडीज और सीडीज आप हमारे दूरदर्शन के प्रमुख केंद्रों, आकाशवाणी केंद्रों, दिल्ली हाट और नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रांति की इस लड़ाई में असंख्य भारतीयों ने रविंद्र अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। इन तमाम यादों को कुछ लम्हों में समेट पाना तो नामुमकिन है। आधे पौने घंटे में हम कैसे समेट सकते हैं? लेकिन शैला, हमारा सफर कहाँ अभी खत्म हो रहा है? हमारे सफर का तो अभी आगाज हुआ है। अभी अपने कुछ अन्य कार्यक्रमों में आगे जो एपिसोड्स आएंगे उसमें अपने दर्शकों को और भी यादों से रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, इतिहास के पन्नों की बहुत सारी कही और बहुत सारी अनकही बातें से आपको रूबरू कराएंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। से शुरू हम करेंगे फसाना शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। आजादी